Hello everyone. Now let's see next part of this chapter, the evidences for organic evolution, or the evidences that show us that evolution occurred in past, and hence it is you can believe that evolution is a process. हमने अब तक सब कुछ देख लिया, सारे थेरीज हो गए, लाइफ की थेरीज, स्पेशीज ओरिजिन होने के थेरीज, कुछ एडिशनल बिट्स, हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, एडाप्टिव रेडिएशन. अब हम अगले पार्ट में जा रहे हैं, the actual part, evidences of evolution कि evolution हुआ, ये चीज हम मान कैसे सकते, किस चीज के आधार पे हम ये बोलते कि यस evolution occurred on earth. तो इसके लिए हमें कई चार बातें हम स्टडी करेंगे कि जिसके ऊपर से आप बोल सकते कि यस इन चीजों को देखकर हमें लगता है कि अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है. चार एविडेंसेस हम देखने वाले हैं. दी फोर एविडेंसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, paleontological evidences. Second, embryological evidences. Third, we will see the evidences from comparative anatomy. कंपैरिजन करेंगे एनिमल्स के, ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमी का. एंड देन द मॉलिक्यूलर एविडेंसेस. सो वी विल स्टडी दिस फोर एविडेंसेस as the evidence for to get whether evolution occurred or not. What is first evidence? It is the paleontological evidence. शॉर्ट नोट्स में आते, बोर्ड में, एमसीक्यू में तो वन लाइनर के जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत इजी पार्ट है, कुछ हार्ड वैसा नहीं है, याद हो जाता है यही का यही पे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. मैं आपको पिक्चराइज करके बहुत सारा पार्ट बताने वाला हूँ, तो विजुअल हो जाएगा आपको, तो अच्छे से ध्यान में बैठ भी जाएगा जल्दी से. लेट्स सी फर्स्ट एविडेंस, द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? Try to read it first of all carefully. Paleontology is the study of fossils. Study of fossils. And what are fossils? They are the actual dead remains, or they may be the parts of dead parts of organisms that existed in past ancient times. Dead parts हो सकते हैं उनके, या फिर उनके किसी के प्रकार के symbolic parts हो सकते हैं उनके. So that are called fossils. Okay, paleontology is the study of fossils. Paleontology, study of fossils. Paleobotany, study of fossilized plants. Paleozoology, study of fossilized animals. समझ में आ रहा है? तो वैसे फिर paleontology के दोनों ब्रांचेस बन जाते हैं, study of fossils. Actually लियोनार्डो दा विंसी तुम्हारे ऑल इन वन, लियोनार्डो दा विंसी तुम्हारे मोनालिसा के पेंटर, ओके, ही पेंटेड मोनालिसा. बहुत सारे, बहुत आर्किटेक्ट थे, सब चीजें आते था उसको, तो ऑलराउंडर पर्सन था. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी. ओके, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी. जबकि इंडियन पैलियोंटोलॉजी या इंडियन पैलियोबॉटनी, मेनली बॉटनी का बंदा था, ही इज बिरबल साहनी. बिरबल साहनी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी. मेनली यहाँ पे पैलियोबॉटनी लिखो, ठीक है. इन्होंने इंडिया के लिए काम किया था. इन्होंने बहुत सारे फॉसिल प्लांट्स की स्टडी की इंडिया के हिमालय के रीजन में, पूरे पट्टे में. अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब जब अपन देश अपन अंग्रेजों के इसमें थे, तो वो टाइम पे ये हुए थे. जवाहरलाल नेहरू के क्लासमेट वगैरह थे, ऐसा कुछ इनका हिस्ट्री है. अब अपने को बाकी चीजें नहीं जाननी है, बट ही इज वन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दी बॉटनिकल फील्ड ऑफ इंडिया. So he is regarded as father of Indian paleobotany. Okay, one more person is there, George Cuvier. George Cuvier, note him also, George Cuvier. He is regarded as the father of modern, or founder of modern paleontology. He is regarded as the father of modern paleontology. ये पुराना बंदा है बहुत, ये नया है. तो आज जो पैलियोंटोलॉजी है, अपन जो फॉसिल्स ढूंढते वगैरह, तो उसके लिए दिस पर्सन, मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी का फादर कुवियर, एंशिएंट पैलियोंटोलॉजी का फादर लियोनार्डो दा विंसी, इंडियन के लिए बीरबल साहनी, पैलियोबॉटनी में. ओके, इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हाथ में ये सब काम. ओके, जियोलॉजिकल सर्वे पूरे सब चीजें देखते. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट ऑब्जर्व्स, इट फाइंड्स द फॉसिल्स, इट स्टडीज द फॉसिल्स दैट आर फाउंड अराउंड द नेशन. ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखते डायरेक्टली सिलेबस में क्या है. वैसा तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पसारा दिया नहीं है तुमको, पैलियोंटोलॉजिकल बोल के ऐसा कोई डिटेल में दिया नहीं है. एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिया ली हेडिंग. ओके, और उसके अंदर फिर तुमको डायरेक्टली डिस्कशन दिया है. फॉसिल्स कैसे बनते, उनके प्रकार क्या रहते, मैं तुमको समझाने जा रहा. सो बस उसको थोड़ा सा अच्छे समझ के ले लो. उनका एज कैसा निकालते वो अपन लास्ट में देख लेंगे. फॉसिल्स आर दी रिमेन्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ
plant or animal or any other organism. Fossils are the dead remains. Okay, तो dead remain it may be in the different forms, वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं. अब सबसे पहली बात, फॉसिल्स मिलते कहाँ? सो फॉसिल्स आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, बिलो सॉइल सरफेस, जमीन के अंदर मिलते, गहराई में. तो कितने गहराई में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, कौन से रॉक्स में मिलेंगे, वो भी मैटर करता है. फॉसिल्स आर जनरली फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स. कौन से रॉक्स में मिलते हैं वो? सेडिमेंट्री रॉक्स. 3 प्रकार के रॉक्स रहते हैं. योर इग्नियस रॉक्स, जो लावा वगैरह निकलता, तो लावा जैसे ठंडा हो जाता तो उससे एकदम कड़क प्रकार के रॉक तैयार होते. उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बच पाता, जल जाता ऑर्गेनिज्म अगर कोई होगा भी तो, क्योंकि लावा गरम लाल एकदम, और जैसे ये ठंडा हो जाता तो कूल डाउन होकर एकदम थिक रॉक बन जाता. इट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वो आग से इग्निशियन. ओके, इग्नियस रॉक, उसमें कोई फॉसिल नहीं मिलती. सिमिलरली बेसाल्ट रॉक, वो भी उसी प्रकार से बनता. ओके, इंडिया महाराष्ट्र का जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है मराठी में जो भी बोलते तुम. ओके, सो ये जो है इट इज फॉर्म बाय बेसाल्ट रॉक. ओके, इसमें भी कोई फॉसिल नहीं मिलता. लेकिन सेडिमेंट्री रॉक, इट इज फॉर्म बाय सेडिमेंटेशन, लेयर दर लेयर. पहले मिट्टी गिरेंगी, उसके ऊपर कोई एनिमल मर जाएगा, फिर उसके ऊपर कचरा गिरेगा, फिर और मिट्टी की लेयर तैयार हो जाएंगी, फिर और लेयर से लेयर लेयर तैयार होकर फिर क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर सेडिमेंटेशन होते जाता, और फिर इस तरीके के लेयर्ड रॉक्स तैयार होते. दैट रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, तुमको पिक बता रहा मैं तीनों रॉक्स की, देख लो. इग्नियस रॉक, बेसाल्ट रॉक और सेडिमेंट्री रॉक. ओके, सेडिमेंट्री रॉक को मेनली ऑब्जर्व करो. सेडिमेंट्री रॉक के अंदर देखो कैसे लेयर्स दिखाई दे रहे तुमको, व्हाइट, ब्राउन, अलग अलग कलर के लेयर्स दिखाई दे रहे. व्हाइट कलर के कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो सकता, अलग अलग लेयर्स रहते हैं इसके अंदर. ओके, तीसरे प्रकार के रहते हैं इसके अंदर तुम्हारे, और एक रहता मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स, जो मेटामॉर्फोसिस से बनते, और प्रेशर पड़ता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर और वो लेयर्स दब जाते हैं. जैसे कि तुम्हारा संगमरमर, मार्बल वगैरह जो रहता, तो वो एक अलग प्रकार का रॉक रहेगा, वो चेंज वाला रहेगा. सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर एक्ट होते, तो टाइम के साथ में वो इतने कॉम्प्रेस हो जाते कि उनकी थिक लेयर तैयार, वो जो लेयर्स है वो और दब जाती है और उनकी साइज कम हो. ओके, एक वो रॉक अलग रहेंगे, मेटामॉर्फोसिस से बने वाले. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स. और अपने को कौन से रॉक्स में मिलेंगे फॉसिल्स? फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. अंडरलाइन करके रख लो, नोट करके रख लो, एमसीक्यू पूछेंगे फॉसिल्स कौन से रॉक्स में मिलते. जनरली दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, अब इसमें तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ. जमीन के अंदर अब मैं एक एरिया है, अपने को पता चला वहां पे फॉसिल्स है, ऐसा तुमको वहां पे तुम्हें थोड़ा सा खोदे थे तो तुमको 1-2 फॉसिल मिले. तुम और ज्यादा वहां पे फिर एक्सकेवेशन के वहां पे तुमने अलाउड हुआ तुमको कि वहां पे खुद काम करेंगे और वहां से और फॉसिल्स ढूंढ के निकालना है. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम जब खोदेंगे तो तुमको ऊपर भी फॉसिल्स मिलेंगे. तुम जैसे जैसे डीप में जाएंगे तो वहां पे भी फॉसिल्स मिलेंगे. तो मुझे सिर्फ एक बात तुम दिमाग लगा के बोलो, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो पहले खुद को. जब मैं डिग करूंगा, वो डिगिंग की प्रोसेस करूंगा, तो मुझे जो अपर लेयर्स रहेंगे और जैसे जैसे मैं डीप लेयर्स में जाऊंगा तो सिंपल लाइफ फॉर्म्स कहाँ पे मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स कहाँ पे मिलेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स, सो in upper layers and in lower layers, these are the upper layers and these are lower layers. So in which layer complex organisms can be found, and in which part the simple organisms can be found. तो क्या है आंसर इसका? थोड़ा सा दिमाग लगाओ वाला. सिंपल प्रकार के लाइफ फॉर्म्स कहाँ पे मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रकार के लाइफ फॉर्म्स कहाँ पे मिलेंगे जब अपन फॉसिल ढूंढेंगे तो. यस, पॉज करो, वीडियो, आंसर देने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाने का काम है. ओके, इसका आंसर है कि तुमको सिंपल फॉर्म्स डीपर एरिया में मिलेंगे, क्योंकि अर्थ बनी थी तो वो टाइम पे ये रॉक्स थोड़ी बना रहे थे. अभी सेडिमेंटेशन थोड़ी होता है, इसको टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे प्रोसेस होने. तो सिंपल लाइफ फॉर्म सबसे नीचे रहेंगे, उसके ऊपर का मिट्टी वगैरह की लेयर बन गई, बाढ़ वगैरह आ गई, रेत वगैरह गिर गई उसके ऊपर, तो एक लेयर बन गई. फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स आए, कुछ और जिंदा हुए कुछ हजार साल, फिर वहां पे कुछ प्लांट्स वगैरह आएंगे, लेकिन वो भी दब गए, प्लांट्स वो भी दब गए. इस तरीके से लेयर दर लेयर सिंपल लाइफ फॉर्म्स यहाँ दबते गए. और आज के जो रिसेंट लाइफ फॉर्म्स है, रिसेंट कुछ 50,000 साल पहले के, 1,00,000 साल पहले के, वो अपने को ऊपर मिलेंगे. समझ में आ रहा? तो क्या एमसीक्यू यहाँ पे? सिंपल लाइफ फॉर्म्स कैन बी फाउंड
at the lower layers of soil or the lower layers of earth strata मतलब layer, and complex life forms can be found on the upper earth strata, soil strata. ओके जनरली नदियों के किनारे वगैरह जहाँ पे जंगल वगैरह हुआ करते थे ऐसे किनारे पे, ओके जहाँ पे बर्फ वगैरह है ऐसी जगह पे तुमको ये रॉक्स में या फिर बर्फ के नीचे दबे वाले ऐसे फॉसिल्स मिलते रहे। ओके अंबर रॉक बोल के रॉक रहती है, वो रॉक के अंदर भी क्या होता जनरली कुछ इंसेक्ट्स वगैरह फंस जाते, बहुत सारे रॉक्स मतलब प्रकार है, और इस तरीके से तुम्हारे को अलग अलग जगह पर सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिल सकता है अपने को, फॉसिल्स क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं, तो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉसिल्स कौन से प्रकार के हो सकते हैं, सो दे कैन बी आइदर एक्चुअल बॉडी रिमेन्स और सिंपली मोल्ड्स, कास्ट्स, इंप्रेशंस, कॉम्परेशंस एंड कॉप्रोलाइट। व्हाट आर दीस, लेट्स सी वन बाय वन। एक्चुअल बॉडी रिमेन्स नाम से समझ में आ रहा है, दीज आर द एक्चुअल डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायनासोर के पूरे स्केलेटन मिले आ रहे कई जगह पे। ओके मैमथ जो रहते बड़े हाथी वगैरह बड़े दांत वाले जो हाथियों के जैसे दिखाई देते थे, सो वो मैमथ वगैरह, वूली मैमथ बर्फ के नीचे दबाले मिले आले साइबेरिया में। इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अंबर, देखो मैं सबके एक फोटो डाल रहा हूँ, वूली मैमथ की फोटो देखो साइबेरिया में कैसे मिले आले हो। ओके नाउ इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अंबर रॉक का कलर देखो, येलोइश कलर की, ऑरेंज कलर की रॉक है, उसके अंदर देखो कितने सुंदर एकदम ऐसा एक इंसेक्ट फंसा रहा है, एक मच्छर वगैरह जैसा फंसा रहा है क्या? यस एक ऐसी कंसेप्ट के ऊपर जुरासिक पार्क पिक्चर बना था, एक मच्छर ने डायनासोर को काटा था, उसका खून चूसा था, उसके खून फिर मच्छर में फंस गया और मच्छर फंस गया ऐसी रॉक में, और फिर वो मच्छर अपने को अब मिला, मच्छर के फिर बॉडी में से उन्होंने डीएनए तैयार करे, ऐसा कुछ उसकी कंसेप्ट, डीएनए निकाले, ब्लड निकाले वो मच्छर की बॉडी में से डायनासोर का, और वो ब्लड पे से डीएनए बनाए तैयार करे, और डीएनए से उन्होंने पूरा डायनासोर तैयार करा, ऐसी कंसेप्ट थी वो जुरासिक पार्क पिक्चर की। तो वो तो चलो जान दो हॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन वो भी जो यूज करते उसके पास जो एक छड़ी रहती वो पिक्चर में, तो वो छड़ी में उसके हाथ में देखो, ये मैं पिक्चर की फोटो डाल दूंगा, उनको ध्यान में आ जाएगा कि किसने देखा होगा। ये बुड्ढा दिख रहा है क्या, बुड्ढे के हाथ में देखो एक छड़ी है, वो छड़ी के अंदर उसके पास में जो है हैंडल है वो छड़ी का, उसके अंदर वो मच्छर है। ठीक है, अंबर रॉक में फंसा है, ऐसा दिमाग लगा रहा है उसने। ओके लीव इट, ये पिक्चर का भाग है, सिलेबस का नहीं है, लेकिन तुमको बताने के लिए अंबर रॉक में कैसे इंसेक्ट्स ट्रैप हो सकते थे वो बताने के लिए मैं तुमको ये बोला। सिमिलरली हार्ड पार्ट्स जो रहते जनरली बोन्स, टीथ, ये डीके नहीं होते, खराब नहीं होते, तो अपने को तो स्केलेटन्स कई ऑर्गेनिजम्स के मिले आले हैं, ह्यूमन का भी स्कल वगैरह मिला आला है जगह जगह पे, डेड बरी हो गए वाले नीचे। ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअल बॉडी रिमेन्स। सिमिलरली व्हाट आर मोल्ड्स, मोल्ड मतलब साचा, मोल्ड मतलब साचा, जैसे कि गणपति की मूर्ति बनाते, तो गणपति की मूर्ति बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, वो जो रबर का मोल्ड रहेगा उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी डालेंगे, उसको सूखने को देंगे, और फिर बाद में वो साचा ओपन करेंगे, उसमें से मूर्ति निकलेगी। तो ये जो साचा है उसको बोलने का मोल्ड, और मूर्ति जो बनी वो मूर्ति रहेंगी कास्ट। याद रखने के लिए बोल रहा मैं, अच्छे से सुनो, व्हाट इज वो जो तुम्हारा मोल्ड है जिसमें मूर्ति तैयार होंगी दैट इज मोल्ड, और जो मूर्ति रहेंगी तुम्हारी दैट विल बी योर कास्ट। ओके अपन वो घर पे भी तुम्हारे कारंजी वगैरह बनाते दिवाली के टाइम पे, तो वो मोल्ड रहता, और जो कारंजी बनाते तुम उसके अंदर कारंजी बनाए रहेंगे दैट विल बी द कास्ट। ओके अलग अलग साचे, मोदक वगैरह बनाने के भी साचे आते हैं ऐसे, तो मोदक जो बनाएंगे तुम, तो वो जो प्लास्टिक का रहेगा, मेटेलिक रहेगा, सो दैट विल बी द मोल्ड, और उसके अंदर तुम रवा वगैरह डाल के, मैदे के वगैरह डाल के जो मोदक बनाएंगे, खाने की चीजें बनाए, वो रहेगा उसका कास्ट। डेंटिस्ट के पास कोई गया होगा, मैं एग्जांपल्स इतने सारे दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंफ्यूज करने वाला बीट है, तुमको याद रखने के लिए बोल रहा। डेंटिस्ट के पास कोई गया होगा, तो डेंटिस्ट क्या करता, अगर तुम्हारे फॉर एग्जांपल दादा दादी का टूथ सेट बनाने का अगर तुम्हारे को, तो वो जो टूथ सेट या फिर दांत का कोई एक दांत निकाल बनाने का है, तो डॉक्टर क्या करता है, वहां पे कुछ तो भी डालेगा, वहां पे वो जो कुछ भी सीमेंट वगैरह रहेगा वो तैयार करेगा, और मटेरियल, डेंटल मटेरियल, और उसको यहाँ पे दांत के ऊपर फिट करेगा, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद जब वो निकालेगा दैट विल बी दी मोल्ड, फिर उसके अंदर वो मटेरियल भर के वो दांत तैयार होता, ये तोड़ देगा वो मोल्ड, और फिर दांत निकलेगा, दैट विल बी दी कास्ट। ओके दिस इज मोल्ड, दिस इज कास्ट। इस तरीके से साचा मतलब मोल्ड और मूर्ति मतलब कास्ट, ऐसा याद रखो, मराठी में लिख के रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा तुमको, साचा मतलब मोल्ड और मूर्ति मतलब कास्ट। ओके नाउ व्हाट इज मोल्ड? Molds are formed by the hollow encasements or the hollow cavities formed by the body parts or the organic body parts that fall in mud or ice, and they remain as it is for years and years.
क्या रहता देखो, ये मोल्ड में ऐसा होता है, इमेजिन करो एक कीचड़ है कहीं तो भी बहुत सारे दलदल वगैरह है एकदम पूरा, वो जो मार्शी एरिया है दलदल वगैरह है, वहां पे कोई तो भी बड़ा ऑर्गेनिज्म एक आधा डायनासोर वगैरह गिर गया, ठीक है, डायनासोर मर गया और उसकी बॉडी वहां पे गिर गई। अब डायनासोर गिरने के बाद क्या हुआ, इमेजिन करो वो जगह जो थी वो सूख गई, वो जगह ड्राई अप हो गई, सूख गई पूरी तरीके से। तो वो जो नीचे कीचड़ है तो कीचड़ भी सूखने लग गई और ऊपर डायनासोर की डेड बॉडी पड़े। लेकिन डायनासोर वैसे पड़ेला रहेगा क्या, टाइम के साथ क्या होगा, डायनासोर के ऑर्गेनिक मटेरियल का डिके या फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, डायनासोर की बॉडी डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बॉडी, उसकी पीठ वगैरह, उसके पैर वगैरह के प्रिंट्स वैसे वैसे कैविटी बन जाएंगी, ओके, और फिर खड्डे दिखाई देंगे। हाथी वगैरह गिर गया कोई तो हाथी की बॉडी के प्रिंट्स वगैरह वैसे रह जाएंगे। ह्यूमन अगर कोई गया वैसे चल के तो उसके फुटप्रिंट्स वगैरह ऐसे से तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से जो हॉलो कैविटीज तैयार हो रही, एनकेसमेंट बोलते हैं उसको, सो दीज हॉलो कैविटीज दे आर फॉर्म्ड एंड दे विल रिमेन एज इट इज ऑन आइस और ऑन फॉर एग्जांपल मड, एनीवेयर सैंड वगैरह के ऊपर भी बनते हैं और वो वैसे बन जाते हैं। सो दैट हॉलो एनकेसमेंट्स आर नोन एज मोल्ड्स। फॉर एग्जांपल द फुटप्रिंट्स और द शेल्स, कोई तो भी शेल वगैरह गिर गए, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक शेल्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से, शंख वगैरह में रहने वाले, तो वो कहीं मर गए तो उनके अंदर का तो ऑर्गेनिज्म डेड डिके हो जाए, लेकिन उसके शेल का जो शेप रहेगा वो कीचड़ वगैरह में, ओशन की जो बेड है वो ओशन बेड के ऊपर वो वैसे ही पड़ाला रह जाएगा उसका शेप, तो अपने को फिर वो उसका मोल्ड तैयार वाला मिल जाए। हॉलो एनकेसमेंट्स आर मोल्ड्स। लेकिन जब वो मोल्ड के अंदर कोई तो भी मिनरल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, टाइम के साथ क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पे बारिश वगैरह के साथ मिनरल्स डिपॉजिट हो गए, तो मिनरल्स डिपॉजिट होके, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डिपॉजिट होके तो मोल्ड पूरा भर जाएगा। और जब खुद काम करेंगे अपन तो वो मोल्ड में से एज इट इज आकार का पूरा एक साचा तैयार वाला, ऐसा उसकी पीठ का शेप का, उसके कुछ डिटेल्स वगैरह वहाँ पे अपने को, एक पेड़ वगैरह वहाँ पे गिर गया था तो पेड़ की जो नाली जैसा एक पूरा वहाँ पे एक पूरा मिनरलाइज्ड वहां पे एक तुमको स्ट्रक्चर तैयार हुआ मिलेगा। सो व्हेन द मोल्ड्स गेट फिल्ड अप विथ मिनरल्स, ओके, दे गेट पेट्रिफाइड। दिस प्रोसेस ऑफ फिलिंग इज नोन एज, फिलिंग विथ मिनरल्स इज नोन एज पेट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ filling of molds with minerals, deposition of minerals is known as petrification. And after petrification, whatever the structure is formed, whatever the petrified fossil is formed is known as cast, is known as cast। जैसे कि जायंट हॉर्स्टेल के बॉडी पार्ट्स जनरली इस तरीके से अपने को मिले आले हैं। मैं सबकी फोटोज बता रहा, फुटप्रिंट्स के, शेल्स की बातों में जायंट हॉर्स्टेल्स के भी पार्ट्स की फोटो देखो कैसी है, पेट्रिफाइड फोटोज, ओके। तो when hollow encasements are formed, they are molds, and when they get filled up with minerals, molds get filled up with minerals, deposition of minerals occur, it is cast, okay। next is impression। नाम से समझ में आ रहा है impression क्या है, कीचड़ के अंदर पत्ती गिर गई या फिर कोई पेड़ गिर गया, कोई एनिमल गिर गया, उसके हाथ या पैर का पंजा रह गया, ओके, और फिर वो इंप्रेशन वैसे ही रहेगा। अब इंप्रेशन ज्यादा डीप नहीं रहते, सिर्फ वो एकदम प्रिंट एकदम पतला सा रहता है। जैसे कि तुमको लीफ इंप्रेशन देखो कैसा है, फेदर का इंप्रेशन देखो कैसा है, ओके, एक बस उसका एक छापा रह जाना वहां पे, किसी तरीके का इंप्रेशन उसके ऊपर छूट जाना वहां पे, ओके। और ऑर्गेनिक पार्ट वगैरह सब डिकम्पोज हो जाता, बाकी का कुछ भी अपने को एक्चुअल पार्ट नहीं मिलता। सो दिस विल बी कॉल्ड इंप्रेशन, ओके। सिमिलरली कॉम्प्रेशन में क्या होगा, व्हाट इज कॉम्प्रेशन, जो ऑर्गेनिज्म है वो गिर जाएगा मिट्टी में वगैरह, मड वगैरह में, ऑर्गेनिज्म गिरने के बाद उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, बट देयर रिमेन्स अ थिन लेयर ऑफ कार्बन, there remains a thin layer of carbon that can explain the external morphology। उसकी external morphology तुम उस पर स्टडी कर सकते हो। सो उसका compression बोलेंगे उसको, मतलब एक thin layer of वहाँ पे कार्बन रहेंगे, लेकिन internal organism पूरी तरह से decay हो जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। So it is called compression, okay। A thin layer of carbon remains but the internal part is absent, internal organs are absent। लिख लो वहाँ पे internal organs are absent and layer of thin layer of carbon is present which can be used to study external morphology। So it is called compression। Similarly coprolite, नाम से समझना, कॉपरस मतलब एक्सक्रीटा, कॉप्रोफेजी, कॉप्रोफिलस फंगस रहते हैं जो एक्सक्रीटा पे आते हैं ऑर्गेनिजम्स के, गोबर वगैरह पे आने वाले, डंग मोल्ड वगैरह तुम्हारे। तो कॉप्रो मतलब एक्सक्रीटा, कॉप्रोलाइट मतलब when the fossils of excreta are found, excreta of ऑर्गेनिज्म गेट्स फॉसिलाइज्ड, उसके आजू बाजू मिनरल्स डिपॉजिट होके वो पूरा फॉसिल
के अंदर पैक हो जाता है, रॉक में उसका एखादे ऑर्गेनिज्म के पैलेट्स वगैरह जो कुछ भी रहेगा एक्सक्रीटरी मटेरियल, व्हेन इट गेट्स फॉसिलाइज्ड इट इज कॉल्ड कॉप्रोलाइट. So these are the types of fossils. एक एक से देख लो वापस से फटाफट. एक्चुअल बॉडी पार्ट्स, मोल्ड मतलब दी hollow cavities or the encasement produced by decomposition of organic material. Cast are the filled up molds with minerals or deposited with minerals by petrification. Process of formation is known as petrification. What is petrification? Mineralization is nothing but petrification here. Then impression, it is nothing but the print of or body parts such as leaf, feather, etc. Handprints, footprints, etc. can be there. And compression, there is decaying of internal parts, but a thin layer of carbon remains in the hollow cavity that can be used to explain external features. And lastly, fossilized excreta of organisms, animals is known as coprolite. These are the types of fossils. Okay, now a short bit. तुमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया वाला है, सीरीज क्वेश्चन इटैलिक्स में दिया वाला है. डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल, कलेक्ट डेटा अबाउट इट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. देखो, तो अपने को क्या करने का, फॉसिल्स की एज पता करने की. सो फॉसिल्स की एज पता करने की जो टेक्निक रहती है, इट इज कॉल्ड फॉसिल डेटिंग. टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल वी विल यूज द टेक्निक्स एंड दैट टेक्निक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉसिल डेटिंग टेक्निक्स. ओके, फॉसिल डेटिंग के लिए जो हम यूज करने वाले, दैट फॉसिल डेटिंग टेक्निक्स विल इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. हम इसमें रेडियो एक्टिविटी का यूज करने वाले. अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अलग अलग रेडियो आइसोटोप्स यहाँ पे हम हेल्प लेंगे, दैट आर प्रेजेंट इन रॉक्स, सॉइल और अर्थ बॉडी. अगर तुमको रॉक्स की एज निकालने की, पत्थरों की एज निकालने की, तो उसके अंदर तुम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे कि यूरेनियम वगैरह एकदम स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता, तो वो भी तुम उसको यूज कर सकते. पोटेशियम वगैरह ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन रॉक्स. पोटेशियम अलग अलग सॉल्ट्स के फॉर्म में रॉक्स में प्रेजेंट रहता, तो यू कैन यूज पोटेशियम, आर्गन वगैरह. ओके, अपनी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट रहता, बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मेन कंपोनेंट कार्बन रहेगा, तो कार्बन को अपन यूज करके ऑर्गेनिजम्स की एज पता करें. अगर इसके भी 3 टेक्निक्स बनते, जैसे कि यूरेनियम डेटिंग, तो इसमें U-238 इज यूज्ड इन यूरेनियम डेटिंग टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक्स. पत्थरों की एज निकालते इससे कि कौन सा पत्थर कितने साल पुराना है. तुम सुने होंगे ना कभी कि कोई तो पत्थर मिले वो इतने साल पुराने हैं. अरावली माउंटेन जो है सबसे पुराना माउंटेन है, क्योंकि उसके जो पत्थर है उनकी डेटिंग करके एज निकाले, पता चला सबसे पुराना माउंटेन है. हिमालय रिसेंट का यंग माउंटेन है, क्योंकि उसकी एज, उसके पत्थरों की एज वो रिसेंट ईयर्स में बनाया, उसमें यूरेनियम का अमाउंट अलग है. तो इस तरीके से यूरेनियम का यूज करके तुम रेडियो एक्टिव 238 यूरेनियम का यूज करके रॉक्स की एज निकाल सकते. उसी तरीके से यूरेनियम का अमाउंट जनरली थोड़ा कम रहता रॉक्स में, इसके बदले पोटेशियम की डेटिंग, पोटेशियम K40, इसका अमाउंट रॉक्स में ज्यादा है कंपैरेटिवली. तो यूरेनियम से ज्यादा रॉक्स में पोटेशियम रहता. सो पोटेशियम डेटिंग बोलते हैं इसको, पोटेशियम आर्गन डेटिंग. दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर डेटिंग द एज ऑफ रॉक्स, टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक्स. यूरेनियम का कन्वर्जन होता लेड में, एक स्टेबल न्यूक्लियस तैयार होता, और इसके लिए फिर क्या होता है, यूरेनियम लेड डेटिंग बोलते हैं उसको. इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक्स. दोनों में से ज्यादा कॉमनली रॉक्स के लिए कौन सा यूज करेंगे अपन, पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक्स, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज मोर इन रॉक्स एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ यूरेनियम. ठीक है, अब ये जो दोनों डेटिंग टेक्निक्स, इसमें क्या होता है, यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है, यूरेनियम डिकेज टू हाफ अमाउंट इन अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स. कितने साल लगते हैं उसको, 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने साल लगेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, फिर आज जो यूरेनियम 1 ग्राम है फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस में, 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में उसका अमाउंट आधा ग्राम होगा. इतना स्लो रेट पे डीके होता है. फिर तुम कंपैरिजन कर सकते हैं आज के रॉक्स में कितना है और जो मिलाइली रॉक है उसकी कंपैरिजन करने का, उसमें यूरेनियम कितना है, इसमें यूरेनियम कितना है, फिर उतना टाइम पीछे जाने का, उनको इसका एज पता चल जाएगा. सिमिलरली पोटेशियम का रहेगा तुम्हारे, पोटेशियम की भी एज इसी तरीके से निकालते हैं. आज इतना पोटेशियम है, वो पोटेशियम की जो हाफ लाइफ है,
पोटेशियम की जो हाफ लाइफ है, पोटेशियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1.3 बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जल्दी डीके हो जाता, ओके ये जल्दी डीके होता है, इसका स्लो डीके होता है एकदम। ओके उसी तरीके से कार्बन अगर अपन यूज करेंगे C14, सो इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन डेटिंग टू कैलकुलेट द एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स इनकी। ओके सो वो कार्बन 14, इसका जो अगर हाफ लाइफ बात करूं मैं, दीज आर दी हाफ लाइफ्स, ये लिख के रख लो, हाफ लाइफ पीरियड, एंड दिस इज दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप। तो इसका है 5568 ईयर्स। ये बहुत ही जल्दी फास्ट 5000 सालों में कार्बन आधा हो जाता है। ओके तो तुमको जो डेड बॉडी मिलेगी, जो कोई भी रॉक रहेगा, जो भी चीज के तुमको एज निकालेंगे, उसमें ये सब्सटेंस कितने हैं वो देखने का, उसका अमाउंट निकालने का, और आज के ऑर्गेनिज्म में, आज के रॉक्स में कितना है वो पता करने का, और उसके हिसाब से फिर पीछे जाने का बैकलॉग में तुमको उतना टाइम पता चलेगा। ये फॉर्मूले में यूज कर, इसके अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, अपने को फॉर्मूले में जाने का नहीं, हाफ लाइफ वगैरह के इसमें अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, वो फॉर्मूले अपने को जाने का नहीं। ओके सो दिस इज हाफ लाइफ पीरियड, इतने हाफ लाइफ के बाद वो अमाउंट आधा हो जाए। जैसे कि मैं तुमको कार्बन डेटिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलता, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं कार्बन डेटिंग करूं ऑर्गेनिज्म का एज पता करने का है, तो जनरली कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ रिसेंट फॉसिल, 50-60 हजार साल पुराने फॉसिल, उससे ज्यादा पुरानों के कार्बन डेटिंग पॉसिबल नहीं है, लिख के रख लो ये पॉइंट भी। इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ रिसेंट फॉसिल्स ओनली बिकॉज इट डिकेज वेरी फास्ट एट अ वेरी फास्ट। ओके कार्बन डेटिंग कैसा करते, अब मेरी बॉडी में C14 और C12 दो कार्बन के आइसोटोप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक CO2 दो प्रकार से रहती, C14O2 और C12O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रेडियोएक्टिव भी रहती, नॉर्मल भी रहती, दोनों CO2 फॉर्म में प्रेजेंट है। वो अपनी बॉडी में आते जाते रहते हैं थ्रू ग्लूकोज के फॉर्म में अपन खाते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस के थ्रू C14 अपनी बॉडी में आता और CO2 बना के अपन छोड़ देते। वैसे नॉर्मल CO2 भी ग्लूकोज बन के अपन खाते और वो भी CO2 बन के वापस निकल जाता। मतलब क्या होता है, देयर इज कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग ऑफ C14 एंड C12, C14 एंड C12, C14 C12 इन योर बॉडी। अपनी बॉडी में कंटिन्यूअसली ये दोनों गैसेस आते रहते, दोनों कार्बन आते जाते हैं। इससे होता क्या, लिविंग स्टेट में, मतलब अभी तुम जिंदा है तो ऐसे टाइम पे द रेशियो ऑफ C14 इज टू C12 इज कांस्टेंट इन योर बॉडी। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है अपनी बॉडी में इन लिविंग स्टेट, जब तुम जिंदा रहते। बट व्हेन दी ऑर्गेनिज्म डाइज, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती, क्या हो जाता है फिर डेथ के टाइम पे, दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू दिस एक्सचेंज ऑफ C14 एंड C12। उसकी बॉडी में जो कार्बन फंस गया वाला वो अंदर ही रह जाएगा, आप CO2 बन के बाहर नहीं निकलेगा, बराबर है, वो डेड बॉडी वैसे पड़े रहेगी। अब 5568 साल के बाद क्या होगा, 5568 ईयर्स के बाद क्या होगा, whatever the CO2 carbon 14 is present in that body, it will decompose, it will decay to half amount, उसकी बॉडी में फिर वो आधा C14 बच जाए। समझ रहा कि क्या हो रहा, मतलब फिर तुमको 5568 साल के बाद वो बॉडी मिली, तो तुमने आज के CO2 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसका एक वैल्यू फिक्स है, वो जो कोई भी अमाउंट रहेगा उसकी वैल्यू, और वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिले वाला जो कोई भी C14 है, C12 रेशियो है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको फॉर्मूले में रखना, तुमको उतने साल का डिफरेंस वगैरह मिल जाएगा, तुम निकाल सकते। ये आज से 5568 साल पहले मरे वाला ऑर्गेनिज्म नहीं, 5005 के डबल, वो अगर और आधा अमाउंट रहा उसके अंदर तो वो डबल 10,000 11,000 इस तरीके से साल पुराना है वो फॉसिल। मतलब अपन क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 और C12 को यूज कर। ओके अब मैं तुम्हारे सामने एक फोटो डाल रहा, पूरा पैसेज अच्छे से नोट करके रख लो, डेटिंग का जो पैसेज है फॉसिल डेटिंग का, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। दो फोटोज है देखो। ओके फर्स्ट फोटो मैं रीड आउट कर रहा तुम्हारे लिए। वन ऑफ द यूजफुल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल इज रेडियोएक्टिविटी। Radioactive elements become converted at certain rates into other elements. This transformation does not depend on the temperature and pressure. For example, uranium-238 gradually decays into lead-206 at the rate of 0.5 gram of lead for each gram of uranium in a given time of 4.5 billions of years. Because half-life of uranium is 4.5 billions of years. The radioactive potassium
40, K40 has a faster decay, it becomes converted to argon 40 at a rate of half-life of 1300 millions of years, that is 1.3 billions of years. Whereas radioactive carbon 14 has still faster rate of decay, its decay or half-life is 5568 years and it is transformed into nitrogen 40. For oldest rocks, the ratio of lead to uranium in a sample can help us to estimate the age of rocks with the fair degree of accuracy. For the recent fossils, the ratio of C14 to C12 can be used for age determination. The amounts of C14 and C12 in a living organism will be same as that of the atmosphere, and after death there is no exchange of carbon between the organisms and environment. Hence the ratio of C14 by C12 can be used in estimating the age of fossils. Due to greater concentration of potassium in the sedimentary rocks, the ratio of potassium 40 to argon 40 can be used for more accurate estimation of age of fossils than uranium lead method. सो लाइक दिस आपको ये पूरा डिस्कशन मैंने बताया, इस तरीके से एज फाइंड करते। आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करके रख लो आपके पास कि कौन से मेथड्स किस लिए यूज होते हैं, किनका लाइफ कितना है और क्या वैल्यू अपन यहाँ पे यूज करने जाएंगे टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी? तो इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या हो रहा फॉसिल स्टडी करके क्या पता चल रहा। यू कैन स्टडी दी ओल्ड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट प्लांट्स पता कर सकते हो तुम इसके ऊपर से। You can study the extinct animals and plants. Second, you can establish the relationship between that extinct organism and today's organisms. मतलब अपन उनका evolutionary relationship establish कर सकते हैं. You can establish the phylogeny of that organism. Okay, you can establish the phylogeny of that organism. Plus, you can find certain missing links. तुमको कुछ अलग अलग मिसिंग लिंक्स की, ये दो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन इनमें जुड़ रहा नहीं, तो उनके बीच में कौन सी मिसिंग एक पार्ट था अपन बाद में देखने वाले। कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं उनको, मिसिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक्स. So you can also find certain missing links that help in establishing the relationship between two organisms. Okay, and finally this helps in the study of evolution, to study the method, process of evolution, steps of evolution of that organism. ओके तो इस तरीके से पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है टू एस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कंटिन्यूअस एविडेंसेस, कंटिन्यूअस फॉसिल्स अपने पास नहीं है. हर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स के एविडेंसेस अपने पास नहीं है और फॉसिल्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, बहुत रेयरली बने वाले हैं. तो जो मिल रहे अदरवाइज डिस्ट्रॉय बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए. तो अपने को पता भी नहीं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हुआ वाला है, कौन सा नहीं हुआ है. कई ऑर्गेनिजम्स तो इस तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए कि उनका कोई अपने पास आज फॉसिल रिकॉर्ड भी नहीं. मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स of certain groups is one major drawback of पैलियोबॉटनी. लेकिन अब ये अपने हाथ में नहीं है, भगवान की बात है, अब सब ऊपर वाले के हाथ में. तो ये एक ड्रॉबैक है पैलियोंटोलॉजी का कि वो कंटिन्यूअसली अपन उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स ऑफ सर्टन टाइम, सर्टन ग्रुप्स इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक. इस तरीके से पैलियोंटोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के ले लो, कर लो, एक बार में सब समझ में आ जाना चाहिए, इतना इजी बिट था. We will see next evidence, and first of all we will see connecting link in our next lecture.